सबसे बड़ी खबर तो आप जानते ही हैं, इस वक्त 27वीं तरमीम है। 27वीं तरमीम बड़ी रॉकेट स्पीड से जा रही थी। आप जानते हैं कि कल उसने पास हो जाना था, लेकिन वो पास नहीं हुई। थोड़ी सी हैरत भी हुई और हैरत की वजह आज खुलकर सामने आ गई है। और हैरत की वजह यह है कि अब 27वीं तरमीम में मज़ीद तरमीम की जा रही है और चीज़ें उसमें ऊपर नीचे की जाएंगी। इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे, क्या तफसीलात हैं हमारे पास। सबसे बड़ी खबर तो इस वक्त यह है कि 27वीं आइनी तरमीम जो आज नेशनल असम्बली में फंसी हुई है, कल उसने पास हो जाना था, नहीं पास हुई। आज उसकी वजह सामने आई कि उसमें मज़ीद तरामीम की जा रही हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि ये 27वीं से 8वीं 28वीं तरमीम होने जा रही है। 27वीं तरमीम चूँकि अभी पास नहीं हुई, तो अब कौमी असम्बली से कुछ मेंबर्स के तवसत उसके अंदर वो तब्दीलियाँ जो हैं वो पेश की जाएंगी। हुकूमत जो है या ट्रेजरी बेंचेस जो हैं वो उस तब्दीली को मान लेंगे और फिर वहाँ से वापस वो मामला सेनेट के पास जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि ये हो क्या रहा है। असल में ये रहा है कि 27वीं आइनी तरमीम जो है ना, इसमें बहुत सारे रांझे राजी करने की कोशिश हो रही है। हम पहले ये समझते थे कि इस 27वीं आइनी तरमीम में वाहिद रांझा जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस वक्त मुल्क में रांझा तो एक ही है, उसके अलावा कोई रांझा मैटर नहीं करता। लेकिन जब रांझा फंसा हुआ होता है और रांझे की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अटकी हुई होती हैं, तो फिर उस रांझे को बाकी रांझों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा राज़ी करना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पर इस वक्त जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि 27वीं आइनी तरमीम के ड्राफ्ट को लेकर सबसे पहले तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पार्किंग लॉट के ठेकेदार, जिनका नाम चीफ जस्टिस याया आफरीदी है, वो भी किसी जगह जाकर रोए धोए हैं। ये खबर हमारी अपनी नहीं है, ये खबर असद तूर साहब की है। उन्होंने, आपको पता है, वो सुप्रीम कोर्ट के खबरी हैं, किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा कुर्बत रखते थे इन्हीं जजेस के साथ, आजकल उनको खुलकर क्रिटिसाइज़ करते हैं। खैर, उनकी खबर ये है कि वो अफरीदी साहब जाके रोए धोए हैं किसी बड़े घर में, और उन्होंने कहा जी कि मैं तो मेरे ऊपर तो क्रिटिसिज्म होता है कि मैं पार्किंग लॉट का जो है ठेकेदार हूँ सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आपने मेरे नाम के साथ से जो है वो ये हटा दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाला। तो आप इसको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जगह चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर दें। तो एक तरमीम तो सुनने में आ रहा है कि ये आ रही है। अच्छा, यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े आलीशान बड़े बड़े नामवर ख़ानदान जो हैं, उनमें से ज़्यादातर की तादाद उन लोगों की है जिनके, अगर आप माजी में जाकर देखें तो उनके दादा नाना परदादा सारों के पास खान बहादुर का लक़ब हासिल था। थोड़ा सा आप ज़रा कभी सोचिएगा, हमने एक वो हिस्ट्री वाली जो है अपनी शुरू भी की है, सिलसिला शुरू किया है जिसमें आपको हिस्टोरिकल चीज़ें सुनाते हैं। मैं कोशिश करूँगा डॉक्टर दुरानी साहब को दोबारा बुलाऊँ। ये जो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ख़ासकर और सिंध में भी ये जो बहुत ज़्यादा खान बहादुरों के ख़ानदान हैं, इन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दी थी, और उन्हीं खान बहादुरों के बच्चे आज भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बकायाजात पाकिस्तान में है उसकी उसी तरह से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और इस तमाम चीज़ के अंदर उन्हें बड़ी परवाह होती है, उन्हें किसी और चीज़ की गैरत नहीं है, कोई कौमी गैरत नहीं है, कोई इश्यूज़ के ऊपर उनकी बात नहीं होती। हाँ, अगर उनका टाइटल छिन जाए, जिस तरह से माजी में खान बहादुर के लिए वो सब कुछ करते थे, ज़मीर बेचते थे, अपना मुल्क बेचते थे, अपनी जगह बेचते थे, अपनी वफादारियाँ बेचते थे उन्हीं टाइटल्स के लिए। और आज भी यही लग रहा है कि जस्टिस याया आफरीदी को 27वीं आइनी तरमीम के ऊपर वाहिद एतराज़ जो है वो ये है कि उनके नाम से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम हट रहा है, यानी कि खान बहादुरी ख़त्म हो रही है। तो वो ये चाहते हैं कि अपने अजदाद के जो है वो रवायत पे चलते हुए वो उनके नाम के साथ खान बहादुरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा रहे। बाकी सत्तें खैरा हैं, कोई परवाह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी जाती है जाए, कोई कसूर नहीं है। अच्छा, अब इसके अलावा और कौन सी तरमीम जो हैं इसमें मज़ीद आ सकती हैं। एक जो ख़बर है वो है कि आर्टिकल 6 यानी कि बगावत का जो आर्टिकल है उसका सब आर्टिकल 2 शिक आर्टिकल 2 जो है उसमें बगावत के ज़िमन में क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती। अभी चूँकि ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं है कि उसमें क्या आ रही हैं, ये बातें शायद हमें कल तक ही पता चल सके। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि आर्टिकल 6 को लेकर भी दो तरह की इस वक्त सोच होगी। एक सोच ये होगी कि किसी तरीके से जो आर्टिकल 6 है उससे फील्ड मार्शल को महफूज रखा जाए कि फ्यूचर में भी कभी उनके ऊपर आर्टिकल 6 ना लग सके। जिस तरह से कल ये किसी ने बात की थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्वीट भी आया था, लगता है वो बहुत सख्त जाकर लगा है, जिसमें ये कहा गया था कि आपने अगर
ये जो इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम है, ये दरअसल इसके आर्टिकल 6 लगता है, तो उससे लगता है कहीं डर ना गए हों। तो एक तो सोच ये है। दूसरी सोच ये है कि आर्टिकल 6 के अंदर भी अगर थोड़ी सी लफ्जी तब्दीली की जाए और किसी तरीक उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का कोई कला कुमा किया जा सके, तो ये सोच भी इस वक्त उनके जहनों में चल रही है। अब जब ड्राफ्ट सामने आ जाता है तो हम देख लेंगे कि ये इसमें एग्जैक्टली क्या तरमीम की गई है। लेकिन एक और चीज़ जो है, मुझे नहीं पता कि फील्ड मार्शल साहब को इसका पता है कि नहीं है, लेकिन मैं आज आपको पहले बता रहा हूं ताकि आप रिकॉर्ड पे रख लें, और फिर कल जब ये आ जाती है तो हम देखेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सही लीगल एडवाइस मिल रही है या नहीं मिल रही। क्योंकि अभी जो तरमीमी आर्टिकल है, इसको देखने के बाद ये चीज़ जहन में रखिएगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मुद्दत मुलाजमत और उसकी एक्सटेंशन का मामला है, वो इस आइनी तरमीम से क्लियर नहीं होता। ये ज़रूर है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नया ओहदा भी तश्कील दे दिया गया है, तायात भी आ गए हैं, उनका मुआवजा भी नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तक क्लैरिटी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो मामला है वो कैसे आगे चलेगा, 25 से 27 या 25 से 30, ये इसके अंदर थोड़ी सी अगर तो ये आसिम मुनीर साहब थोड़ा सा ज़्यादा चालाकी करते तो इसको आइन में ही कवर कर लेते, लेकिन लगता ये है कि अभी इसके बाद एक और मरला जो है वो ज़ेली कानून साजी का या फिर एक नोटिफिकेशन का बहरहाल बाकी रहेगा। लेकिन देखते हैं कि जो 27वीं आइनी तरमीम के अंदर मज़ीद तरामीम करवाने जा रहे हैं वो क्या हैं। अच्छा, इसमें एक और लतीफ़ा भी हो गया है। वो लतीफ़ा ऐसे हो गया है कि जब सेनेट से 27वीं आइनी तरमीम पास करवा ली गई तो 2 सेनेटर्स कम थे। एक सेनेटर उसमें से जो कहते हैं ना कि कुर्बान किया गया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही जो सेनेटर इन्वेस्टर टाइप के थे, वो अबड़ू साहब आके उन्होंने जनाब वोट भी दी और फिर वोट दे के उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया कि थोड़ी सी मैं फेस सेविंग कर लूँ। असल में गेम यही है जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने ओपन भी कर दी कि ये जनाब आप इस्तीफ़ा दें, हम आपको दोबारा इसी से हवान मिलें, यानी कि पीपल्स पार्टी उनको दोबारा इलेक्ट कर लेगी। चलें, ठीक हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये आ गई है कि जब अब नेशनल असम्बली से ये अमेंडमेंट्स हो जाती हैं और ये अमेंडमेंट्स वापस जाती हैं आपकी सेनेट के पास, तो फिर नंबर गेम तो वही चाहिए होगी। तो उस वक्त क्या करेंगे? तो अब इतलात ये हैं कि अबड़ो साहब का दिया हुआ जो इस्तीफ़ा है उसको चेयरमैन सेनेट ने अभी रोक लिया है, उसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरअसल चाहिए तो ये कि भरपूर इसके अंदर ना सिर्फ एहतजाज करें बल्कि फौरी तौर पर लिखें चेयरमैन सेनेट को कि और इलेक्शन कमीशन को कि ये जो डिफेक्शन की क्लॉज है वो अब अबड़ू के ऊपर लगती है। लेकिन जाहिर बात है उसको इंटरटेन तो नहीं किया लेके जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ को ये चीज़ डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से ज़रूर करनी चाहिए। हम उन्हें ये बता रहे हैं क्योंकि जब डॉक्यूमेंट करेंगे, बाकायदा उसके ऊपर ख़तो ख़ताबत होगी, तो ये चीज़ आगे चलकर कभी जब वक्त सही आएगा तो ये चीज़ें जो हैं वो सामने रखी जाएंगी। क्योंकि अब ये इनकी अपनी गलती से एक कितना बड़ा लकूना पैदा हो गया है इसको पास कराने में कि अब अगर ये इस्तीफ़ा देने के बाद अबड़ू की या डिफेक्शन करने, इस्तीफा मैटर नहीं करता, डिफेक्शन मैटर करती है। क्योंकि जब उसने वोट दे दिया, उसने डिफेक्शन कर दी, उस डिफेक्शन के बाद वो दोबारा जाके जब वोट देगा तो ये एक ऐसी भोंगी बज गई है इनसे जो कल को जाकर इनका गले का फंदा बनेगा। तो तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, ब्रिलियंट लीगल माइंड हैं, उनको फौरी तौर पर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए और उसके लिए जितने लीगल इश्यूज इस वक्त खड़े कर सकते हैं वो ज़रूर खड़े करने चाहिए। और ये लतीफ़ा अब उनके गले में ही आगे पड़ गया है कि अबड़ू से मुझे लगता है वो तकरीर जो है थोड़ा सा एडवांस में ही करवा बैठे हैं। अच्छा, अब इसी से जुड़ा एक और मामला है, ये कमेंट भी आ रहा है कि जनाब 27वीं आईनी तरमीम कसूर किसका है। अब इस बात को आप किसी तरीके से भी देखें, पूरी दुनिया इस वक्त कसूरवार जो है वो इमरान खान साहब को ठहरा रही है। लेकिन इस सिलसिले में जो बड़ी दिलचस्प बात मुझे सुनने को मिली वो जनाब मती उल्ला जान साहब की एक कमेंट्री थी और बात उन्होंने किसी हद तक दुरुस्त भी की है। वो बात ऐसे कर रहे हैं जैसे लगता है शायद इमरान खान को कोस रहे हैं या इमरान खान को कोई दोष दे रहे हैं, लेकिन एक इस अंदाज में एक हकीकत भी बयान कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि 27वीं आइनी तरमीम, 28वीं आइनी तरमीम, इवन 26वीं आइनी तरमीम जो है ये दरअसल इस वजह से हुई है कि ये सारा का सारा कसूर इमरान खान का है। क्योंकि अगर इमरान खान अवाम में इतना मकबूल ना होता और आज इतनी कदावर सियासी शख्सियत ना बन जाता तो फिर शायद ये 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही डंडे मारी करके निज़ाम चलाती रहती। लेकिन अब चूँकि इमरान खान एक ऐसी सियासी और अवामी हकीकत बन चुका है
कि जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आएगा उस दिन एक ऐसा सैलाब आ सकता है कि ये पूरे निज़ाम को ले चला जाएगा। इसलिए निज़ाम अब अपने इस जो बसीदा निज़ाम है इसके हिफाजत के लिए नई फसीलें तामीर कर रही है, यानी कि नई दीवारें खड़ी कर रही है कि इस तरफ कहीं हमारे तरफ वो सैलाबी रेला आके हमें ले ना जाए। तो ठीक ही कहते हैं मतीउल्लाह जान साहब, कसूर तो इमरान खान का है। क्यों इमरान खान ने हरफ इनकार बुलंद किया? क्यों इमरान खान ने पूरी इस्टेब्लिशमेंट और फौज को एक्सपोज कर दिया? क्यों इमरान खान ने इनका और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ बता दिया? और इमरान खान के बताए हुए देखिए, जब इमरान खान ने कहा कि किस तरह से उसके हटाए जाने में अमेरिकन साजिश थी, एक आलमी साजिश थी, उसके जो पैरामीटर्स जो भी हों, वर्किंग जो भी हों, उस वक्त बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आई। उसके बाद दुनिया ने देखा कि जिस तरह से अब्राहम अकॉर्ड, पाकिस्तान की शमूलियत, इसराइल में जाकर अपनी फ़ौज भेजना, और जो इवन यूक्रेन की जंग में बाकी जगहों पर जिस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर आ चुकी है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उससे वाज़े हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था। इमरान खान किसी सूरत उस पूरे इक्वेशन में फ़िट नहीं बैठता जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लिए बना कर रखी हुई है, क्योंकि इमरान खान ने ना, उसको एक बीमारी हो गई थी। वो ये जितने ना, मैंने पहले बात की खान बहादुर, ये वो, इनके मुल्क में एक ऐसा इंसान आ गया जिसने कोई गलत किताबें पढ़ ली थी। उसकी तालीम और तरबियत में कहीं से ये गलत चीज़ चली गई थी कि उसने, जब उसको मौका मिला तो उसने अवाम की रिप्रेजेंटेटिव सियासत करनी है, उसने ऐसे मामलात करने हैं, ऐसी बातें करनी हैं जिसकी वो हमेशा बात करता है, जिसकी वो हमेशा तकरीरें करता है। जब उसने उस पर अमल दरामद करना शुरू किया तो पूरी इस्टेब्लिशमेंट को ये लगा कि ओहो ये तो बड़ा गलत हो गया, ये तो हटाना पड़ेगा। और इसको सिर्फ हटाना काफ़ी नहीं है, हटाने के बाद उन्होंने देखा कि जितना वो मकबूल हो गया तो फिर उसको जेल में भी डालना पड़ गया। तो ये दरहुजूर सारी बात थी।